Hello and welcome back to our channel Freak Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying properly. So bachcho, today I'm going to start the kinematics and I'm going to quickly cover up this topic and I'm going to go to the relative motion in 1D and 2D. तो हम थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि because we have started late, तो हम थोड़ा इसको fast करेंगे and I'm sure you guys must have studied the kinematics and motion in 1D. So just for recap, if you want to do the revision, this video is going to be helpful to you. तो चलो जल्दी से start करते हैं kinematics. Now अब मेरे को पता है in the kinematics we deal with the motion. We deal with the motion. Motion क्या है? Motion is a relative term. हम उस पर बाद में बात करेंगे, but फिलहाल के इतना समझो कि आप हम लोग kinematics में motion पे deal करते हैं. And the motion could be in 1D, could be in 2D, could be हम लोग उस बात को धीरे धीरे समझेंगे. But पहले समझिए कि motion होता क्या है. तो मोशन को डिफाइन करने के लिए अपन को कुछ पैरामीटर्स चाहिए होता है, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल इट्स पोजीशन विद सम रेफरेंस, जहां ऑब्जर्वर है उसके साथ उसका पोजीशन क्या है, वो चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है, वो स्टैटिक है, वो रेस्ट पे है या मोशन कर रहा है या फिर वो टेम्परेरी रेस्ट पे है. इन सब बातों को हम लोग देखेंगे. सो इफ आई क्विकली स्टार्ट विद द टर्म कॉल्ड मोशन, आप समझेंगे कि मोशन इज अ वेरी मच रिलेटिव टर्म. कुछ भी एब्सोल्यूट दुनिया में पहली बात तो है नहीं. लेट्स सपोज इफ आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ विद रिस्पेक्ट टू माय होम or with respect to this house I'm at rest, okay, or with respect to me the house is at rest. अगर मैं देख रहा हूं घर को, वो रेस्ट पे, वो हिलडुल नहीं रहा है. बट इफ समवन हु इज वॉकिंग अराउंड, वो पास में चल रहा है, उसको मैं मोशन में दिख रहा हूंगा. और अगर कोई मुझे मून से दिखेगा तो उसको अर्थ में पूरा मोशन में दिख रहा होगा, जबकि हमारे लिए अर्थ रेस्ट पे है ना. तो रेस्ट एंड मोशन इज अ वेरी मच रिलेटिव टर्म. बहुत ही रिलेटिव बातें हैं जो कि किसी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर का सिचुएशन कैसा है. अगर आप फॉर एग्जांपल देख लो, अगर सपोज कि आप इस मार्कर के कैप पे बैठे हुए हो एंड इफ द मार्कर इज मूविंग, आपको मार्कर मूव करता हुआ नहीं दिख रहा होगा. अगर आप ग्राउंड को नहीं देख रहे हो तो फिर ओनली ऑब्जर्विंग द मार्कर, आपको मार्कर मूव करता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि आप इस पे ही बैठे हो. द ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन द कैप ऑफ द मार्कर इटसेल्फ, उसको मोशन में नहीं दिख रहा होगा. इतनी बात समझ में आ रही है ना. तो हम लोग मोशन को डिफाइन करेंगे कि इफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी or the particle changes with respect to the observer over a period of time. तो किसी भी बॉडी के रेस्ट या मोशन को हम किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं. समझ में आ रही बात. सो व्हेन पोजीशन वेक्टर, अगर किसी बॉडी का पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, वेक्टर इज चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम with respect to the observer, body is said to be in motion for that observer. Body is said to be in motion with respect to the observer, उस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में. ऐसा नहीं कि अगर किसी एक के लिए मोशन में है तो पूरी दुनिया के लिए मोशन में, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है. तो यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, और रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहीं से डेवलप होता है और हम उस चीज को समझेंगे. नाउ टू डिफाइन अ मोशन, अगर मोशन के बारे में पता करना चाहे, हम उसके रीजन के बारे में नहीं पता करना है, क्यों मूव कर रहा है. वी आर नॉट सपोज टू फिगर आउट कि क्यों मूव कर रहा है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है. मेरे को लेना देना है कि कितना मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. तो इन सब बातों को पता करने के लिए अपन को कुछ पैरामीटर चाहिए होता है, टू डिफाइन द मोशन, है ना. तो बेसिक बात आपको समझ में आएंगे होगा कि मोशन होता क्या है. मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज देयर इज अ बॉडी, एक पार्टिकल पी है और ऑब्जर्वर को हमने ओरिजिन पे रख रखा है, ठीक है. तो विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा, उसको मान लेते हैं आर वेक्टर. पोजीशन वेक्टर मतलब कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कहां पे है, लोकेटेड है, इन विच डायरेक्शन और कितने दूरी पे है, उसको बोलेंगे हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे. आपने वेक्टर पढ़ रखा हुआ, वेक्टर विल गिव यू द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड. तो आपको बताएगा कि वो किस डायरेक्शन में है, कहां पे है और कितने दूरी पे है, वो बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. बहुत ही सिंपल टर्म्स में, ठीक है. मान लो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर P चेंज होता है, यहां आता है, मान लो R1 है, लेट्स सपोज P रीचेस हियर, ये हमारा P का न्यू लोकेशन है. तो जो हमारा न्यू पोजीशन वेक्टर है बच्चों, वो R2 मान लेते हैं. तो आई कैन सी दैट इन सम टाइम, लेट्स सपोज इन टाइम t, ऐसा कुछ हो रखा है. देन हम बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. इसका मतलब है कि बॉडी मोशन में तभी होगा जब पोजीशन वेक्टर है वो हमारा फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए, है ना. वो हमारा फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए, टाइम के साथ चेंज कर रहेगा, देन ओनली वी विल से दैट बॉडी इज इन मोशन. अब बात समझ रहे हो. अगर टाइम के साथ वो चेंज नहीं कर रहा है तो बॉडी हमारा मोशन में नहीं है.
तो दो बातें समझ में आ गई कि मोशन वुड बी ओनली व्हेन द पोजीशन वेक्टर चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो इसका एक और चीज है, रेस्ट भी होता है, देयर समथिंग कॉल्ड रेस्ट। तो रेस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है परमानेंट रेस्ट जो कि हमेशा रुक जाए, इट इज अ परमानेंट रेस्ट, और दूसरा होता है टेम्पररी रेस्ट और मोमेंटरी रेस्ट, टेम्पररी रेस्ट और द मोमेंटरी इंस्टेंटेनियस रेस्ट भी उसको हम लोग बोल सकते हैं, इट कुड आल्सो बी कॉल्ड एज अ इंस्टेंटेनियस रेस्ट। वेल परमानेंट रेस्ट तो सिंपल सी बात है, किसी आपने एक ब्लॉक को रख दिया, वो रेस्ट पे है हमेशा के लिए, इट इज नॉट मूविंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन दैट इज सेड टू बी इन द परमानेंट रेस्ट। इस टेम्पररी रेस्ट को थोड़ा आप समझ लो। फॉर एग्जांपल इसका मतलब हो गया कि व्हेन बॉडी कम्स एट रेस्ट फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं टेम्पररी रेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बॉल को थ्रो करा, यू थ्रो अ बॉल अपवर्ड, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, राइट, और वेलोसिटी स्लोली एंड स्लोली इट विल डिक्रीज, एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम अगर किसी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, इसके पास वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। बट ऐसा नहीं कि वो परमानेंट रेस्ट पे हो गया, परमानेंट उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, ना जी ना, इट इज गोना कम बैक, राइट, वो वापस आना चालू करेगा। आफ्टर बिकमिंग जीरो इट विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम देयर, और इसका वेलोसिटी फिर से इंक्रीज कर रहा होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कुल मिलाकर बात यही है बच्चों कि फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत छोटे से टाइम के लिए इस बॉडी का वेलोसिटी जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड द टेम्पररी रेस्ट। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर बच्चों, कुछ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। तो चलो कुछ पैरामीटर्स ऑफ मोशन होते हैं जो कि हमको पता होना चाहिए टू डिफाइन द मोशन। हमको मोशन पता करने के लिए कैसा मोशन है, कहां पर जा रहा है, क्या कर रहा है, उन सभी चीजों को पता करने के लिए वी नीड टू हैव सर्टेन पैरामीटर ऑफ मोशन। हम लोग बोलते हैं उसको पैरामीटर ऑफ मोशन, पैरामीटर ऑफ मोशंस। तो कुल मिला के जो हमारा कहानी आगे बढ़ेगा वो बढ़ेगा पैरामीटर्स ऑफ मोशन पे। पहला जो पैरामीटर है वो डिस्टेंस, या इसका वेक्टोरियल फॉर्म देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पैरामीटर है जो कि आपको पता होना चाहिए स्पीड या वेलोसिटी, जो कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारा वेक्टर काउंटर पार्ट है उसका। और जो थर्ड हमारा है वो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ये सभी बातें, ये सभी हमें पता होना चाहिए फॉर आई कैन डिफाइन द मोशन। मोशन के बारे में हम पता कर सकते हैं। सो काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द वैल्यूज विदाउट एक्चुअली नोइंग द रीजन। हमको रीजन में क्या है, क्यों हो रहा है, वो हमको नहीं चाहिए। वो हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जब डायनेमिक्स ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे तब हम पता करेंगे कि बॉडी क्यों मूव कर रहा था, उसके पास एक्सेलरेशन क्यों आ रहा था, वो यहां से वहां क्यों जा रहा था। दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द डायनेमिक्स ऑफ मोशन और डायनेमिक्स ऑफ मैकेनिक्स हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज़ मैकेनिक्स का मतलब ही होता है मोशन, है ना। तो हमारे काइनेमेटिक्स में सिंपल सी बात है, हम पढ़ेंगे मोशन के पैरामीटर्स के बारे में, और इसमें जितने वेरिएशंस करना आपको हम करेंगे 1D 2D सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे, और रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, सारे कुछ पढ़ेंगे स्लोली स्लोली, आप देखते जाओ, ठीक है। तो पहला आता है हमारे पास बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा इसमें डिस्कस मैं नहीं करूंगा, आप लोगों ने काफी पढ़ रखा होगा। मैं क्विकली जो इंपॉर्टेंट बातें कुछ है आई एम गोना डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। किसी ने किसी को डाउट है यू कैन लेट मी नो, और कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है ना। चलिए तो हम आते हैं, पहला बात करते हैं बच्चों डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस बेसिकली होता है एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस होता है, अगर मैं खुद ही इफ आई एम वॉकिंग लाइक दिस वे, सो आई एम एक्चुअली कवरिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ पाथ, सो द एक्चुअल पाथ दैट आई एम गोइंग टू कवर अप इज कॉल्ड द डिस्टेंस। वो हो गया डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर्ड, है ना। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे, एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है जी। अगर बॉडी मोशन में है, इफ द बॉडी इज इन मोशन, तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। इफ द बॉडी इज मूविंग, उसका डिस्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना। सो डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो इफ द बॉडी इज इन मोशन, पहली बात तो ये। दूसरी बात देखेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पॉइंट नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। इस पे हमारा चर्चा ज्यादा होता है क्योंकि यही हमारा बैकबोन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ मोशन में देखेंगे तो डिस्टेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले दैट वी हैव इज बेस्ड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट बच्चों। तो पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम फ्रॉम हियर पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, मैं जा रहा हूं, तो मैंने ऐसा कुछ पाथ ले लिया, ठीक है। आई टुक दिस पाथ फ्रॉम ए टू बी। वेल दिस इज एक्चुअल पाथ, ये हमारा रियल पाथ है, बट मेरे को चाहिए कि ऐसा कोई पॉइंट बताओ जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, ऐसा पाथ बताओ कि इन दोनों के बीच का वो शॉर्टेस्ट हो, इतना मुझे कवर अप नहीं करना पड़े। तो वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां चले जाएंगे, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, करेक्ट है ना, बात समझ में आ रही है। तो इस शॉर्टेस्ट पाथ को जो कि इमेजिनरी पाथ है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का बहुत ही सिंपल सा आप अंडरस्टैंडिंग समझ लो, इमेजिनरी
imaginary path between two points which is shortest, है ना, और shortest imaginary बोल सकते हैं, और ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बस सबसे छोटा होना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि हमेशा हम ऐसे कर्व में जाएं। अगर हम सपोज कि रियलिटी में भी ए टू बी चले जाते तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता। तो इमेजिनरी भी इसको बोलना हमेशा के लिए सही नहीं है। हो सकता है कि हम ए टू बी सीधा इसी लाइन में चले जाएं, तो भाई वो इमेजिनरी नहीं, वो रियलिटी है। तो समटाइम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकता है, समटाइम्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। उसके बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेसर देन द डिस्टेंस, बट कैन नेवर बी मोर देन द डिस्टेंस। वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पाथ में ही जाते हैं रियलिटी में भी, तो ये रियल पाथ ही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और वो डिस्टेंस के इक्विवेलेंट भी होगा, विच मीन्स दैट डिस्टेंस जो हमारा है दैट इज ऑलवेज गोना बी मोर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, ये कभी भी सही होगा और ये हमेशा सही होगा। एक्चुअली ये बात समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छी बात है, थोड़ा और समझते हैं इस बात को कि सर ठीक है, तो अगर ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमको दो बातें और समझनी पड़ेगी, समथिंग कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन, है ना। हम थोड़ा बात करेंगे कर्विलिनियर मोशन के बारे में। कर्विलिनियर मोशन के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे बच्चों। लेट्स सपोज नाउ आई एम राइटिंग कर्व लीनियर मोशन, है ना, कर्विलिनियर मोशन। अब देखो इस वर्ड में ना कर्व भी आ रहा है और लीनियर भी आ रहा है। अब कर्व को लीनियर बता रहे हैं तो शायद हम बेवकूफ हो या फिर ऐसा लिखने वाला बेवकूफ हो, बट ऐसा कुछ है नहीं। ऐसी बात है ना कि एवरी कर्व जो भी कर्व हम देखते हैं दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वो एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट के कारण ही बन रहा होता है कोई भी कर्व। आप ऐसा सोचो कि ट्रेन ऐसे जा रही है, तो ऐसा थोड़ी कि ट्रेन टेढ़ा हो गया, ट्रेन टूट गया, नहीं, राइट। वो जा रहा है, कर्व हो रहा है, बट एट इंस्टेंटेनियस देखेंगे तो वो लीनियर ही रहेगा। अब ट्रेन का जो कंपार्टमेंट है वो तो स्ट्रेट है, आप कितना भी घुमा लो, ऐसा तो नहीं कि वो बेंड करेगा, राइट, और ना ही वो ब्रेक कर रहा है, विच मीन्स उसके जो कर्व पाथ को ट्रेन कवर करता है तो उसमें लीनियर पैरामीटर्स आते हैं, वो सारे के सारे उस कंपार्टमेंट को हम लीनियर ही देख पाएंगे। अगर ट्रेन का जो ट्रैक हो काफी ज्यादा शार्प हो जाए तो ट्रेन नहीं चल पाएगा, दैट इज फॉर श्योर, है ना। तो उसके लिए मेरे को छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट्स बनाने होंगे। तो अगर और स्मॉल कर दे बहुत छोटा कर दे हम, तो मेरे को चलेगा पता कि जो इंस्टेंटेनियस जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट पाथ में कवर अप होता है। चाहे मोशन कितना भी कर्व हो, वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट छोटे से जो पार्ट का है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो हम इस पूरे कर्व को ना छोटे छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ब्रेक कर सकते हैं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ना इंस्टेंटेनियस ऐसे सो ऑन दिस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और इस डीएस को हम बोलेंगे, आप याद कर लो इसको, आप दिमाग में डाल लो ये बात, डीएस को बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और ये हमारा हमेशा एक स्ट्रेट पाथ होगा। डिस्प्लेसमेंट है तो स्ट्रेट पाथ ही हो जाएगा। द मोमेंट आई यूज द वर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब हो गया कि वो स्ट्रेट पाथ है, वो छोटा सा स्ट्रेट पाथ है ना। तो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट योर लैपटॉप का स्क्रीन जो होता है ना, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल पिक्सल्स, मेगा पिक्सल्स बोलते हैं, राइट। हम लोग कैमरे का जो आपका कैमरे का जो पावर होता है उसको हम लोग कितना अच्छा क्वालिटी का वो पिक्चर दिखा पाता है, कितना खराब क्वालिटी का पिक्चर दिखाता है वो क्लिक करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द पिक्सल्स। पिक्सल्स का मतलब क्या है, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे अगर हम एक सपोज कि मेरा यहाँ फोटो देख रहे हो, तो दिस इज नॉट कि अगर मैं इस मार्कर का आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि जो स्ट्रेट लाइन है आपको स्ट्रेट दिख रहा होगा। अगर सपोज कि हम इसको देख रहे हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो ये भी आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे पिक्सल्स को ज्वाइन करके बन रहा होता है, मतलब कि छोटे पिक्सल्स काफी पास, तो अगर इसका कर्व भी बनाना होगा, कर्व भी आपको बनाना होगा, तो आपको इस छोटे पिक्सल को स्ट्रेट लाइन से ही ज्वाइन करना होगा और ऐसे कर्व बनता है। अगर आपको याद हो कि पहले के जमाने में जो VGA इमेज होते थे उसको आप एक्सपैंड करो तो ब्लर होता था, क्यों? क्योंकि उसके एजेस ना आपको शार्पली लाइन दिखना स्टार्ट हो जाता था। बट नाउ दैट वी हैव इन पिक्सल्स, इन मेगा में, गीगा में पिक्सल्स में आता है, व्हिच मींस दीस पॉइंट्स आर सो डैम स्मॉल, इतने पास है ना, क्योंकि छोटे से एरिया में हमने 10 to the power of 6 और 10 to the power of 9 का हमने पिक्सल्स रख दिया है, उतने डॉट्स कर दिए, तो दे बिकम वेरी क्लोज, बहुत ही ज्यादा क्लोज आते हैं। तो आपको जो स्ट्रेट लाइन है वो आपको कर्व आराम से दिख सकता है। अगर एक कर्व बनाते हो आप ऐसे, तो छोटे स्ट्रेट लाइन आपको समझ में आ रहा है, दिखेगा ऐसा वो। सो बेसिकली कर्विलिनियर मोशन इज मेड अप ऑफ
इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट पाथ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अच्छी बात है। तो द बॉटम लाइन इज कि इफ यू ऐड ऑल दिस डिस्प्लेसमेंट बाय द पॉलीगॉन रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर आप सभी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे, इफ यू ऐड अप ऑल दिस डिस्प्लेसमेंट बाय द रूल्स ऑफ पॉलीगॉन एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको यही स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यही AB मिलेगा। So that is going to be your vector AB, which is nothing but your displacement, which is nothing but your displacement. So if you add all of these small vectors by the polygon's law, then that is going to be your displacement. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमारा जो सिग्मा ds है, that would give you the displacement, no doubt about this displacement। और मेरे को डिस्टेंस चाहिए होगा ना, तो हम इसके मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, तो कैंसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि पॉलीगन लॉस आप ऐड करोगे ना, तो इसका कुछ कंपोनेंट इस तरफ है, कुछ कंपोनेंट इस तरफ है, इसका कुछ इस तरफ होगा, कुछ इस तरफ होगा, इसका कुछ इस तरफ होगा, वापस में कैंसिल होकर अल्टीमेटली मेरे को यही दिखाएगा। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड को ऐड कर दे बच्चों, इफ आई ऐड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, वो हमको देगा डिस्टेंस, वो हमको डिस्टेंस दे रहा होगा। तो कुल मिलाकर बात यही समझ में आ गई कि ऐसे लिखने से डिस्टेंस देगा, और समेशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वो दे रहा होगा। ऑल गुड। तो हाँ, अगर हम समेशन करते भी हैं तो कैसे करते हैं? बाय द पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको मैं कर रहा हूं, ठीक है जी। ये आपको हो गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम उसी रूल से इसको ऐड करेंगे तो मेरे को क्या देगा? वो AB वेक्टर देगा, जो डिस्प्लेसमेंट है हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर AB। ये बातें समझ में आ रही है आपको? किसी को डाउट है कुछ? Okay, great. Now that we have seen that the distance can never be lesser than displacement, तो जो हमने रिलेशन पहले लिखा था उसको हम थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं। अभी हम लिख पाएंगे कि ds का मॉड और इसका समेशन which is distance is always going to be more than or equals to summation of the displacement vector which is the instantaneous displacement vector, जो कि हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो ये छोटी सी बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये पता दोनों होना चाहिए। आप इसको जल्दी से नोट कर लो बच्चों, फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया है ना जी। अच्छा, एक बात तो मैं आपको और थोड़ा समझाना चाहता हूं, चलो इधर ही कर लेते हैं। अगर मान लो ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन में? हाँ, ओके, ठीक है, चलो हो जाएगा। मान लो कि एक इनिशियल पोजीशन है हमारा, यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक पार्टिकल है P पे, वो मान लो कि R, उसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास R है, ठीक है जी। और वो किसी स्मॉल टाइम में वो यहां से यहां आ जाता है, मान लो कि वो ऐसे यहां पे पहुंच जाता है, ठीक है जी। ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। मान लो कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, इन टाइम t है और ये टाइम मान लो t प्लस डेल्टा t टाइम है ना। तो इस टाइम में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, हम इंस्टेंटेनियस का बात कर रहे हैं, और इंस्टेंटेनियस कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, हमने देखा अभी। इंस्टेंटेनियस हमारा वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो छोटे से टाइम पे, स्मॉल टाइम t डेल्टा t dt, जो बॉडी का पोजीशन है वो P से Q आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं R प्लस dr वेक्टर, छोटा सा पोजीशन वेक्टर में भी चेंजेस होगा उसका, तो R प्लस dr वेक्टर है ना जी। अच्छी बात है। अगर हम ट्राइंगल रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं यहाँ पे, यूजिंग ट्राइंगल रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या दिख जाएगा मेरे को? R प्लस ds, आई वुड से R प्लस ds should be equals to R प्लस dr, है ना जी, करेक्ट है। अच्छा सर, अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? थोड़ा मेरी बात को दिमाग से समझना, ऐसे कर लो इसको पहले। इसको R हो गया हमारा ऐसे, ठीक है जी। तो ds और dr could be written as what? ds, है ना। अब देखो, what the point that I want to bring to you all of you is the relation between dr and ds, है ना। पहली बात तो ये तो समझ लो आपकी, for a small change, for a small time, instantaneous displacement is equal to the instantaneous change in position vector। ये क्या है? This is the instantaneous change in position vector, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Instantaneous displacement, instantaneous displacement। अच्छी बात है सर,
ठीक है, इससे क्या होने वाला है थोड़ा आप देखो जल्दी से, है ना। मैं थोड़ा इसमें कुछ बातें आपको ऐड करके समझा देता हूं। यहाँ पे हमने बात किया था कि व्हेन द बॉडीज पोजीशन वेक्टर चेंजेस विथ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है जी। नाउ मोशन का जो रेट होगा, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विल बी द समथिंग ऑफ क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन वेक्टर, ऐसा हम बोल सकते थे, है ना। क्योंकि बॉडी मोशन में तभी होता है जब उसका पोजीशन वेक्टर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। तो अगर चेंज हो रहा है तो किस रेट से चेंज हो रहा है, व्हाट रेट द पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग, वो हमको पता होना चाहिए। तो दैट विल बी dr upon dt, और उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन वेक्टर। कहानी क्लियर है? अच्छी बात है। और अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे हम लोग कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है। और हमको ये भी पता है कि एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो कुल मिला के कहानी जाएगी फोर्स तक, जो कि हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अ बॉडी इज कमिंग इनटू द मोशन, अगर रेस्ट पे है वो मोशन में तभी आ सकता है जब फोर्स लगाया जाए, और दैट विल प्रोड्यूस सम एक्सेलरेशन जो कि वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा इफ इट इज इन द ऑपोजिट साइड। हम उसके बारे में बात करेंगे बच्चों आगे चलकर। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि अपन को देखना है कि फोर्स इज द रूट कॉज ऑफ द मोशन, and change in the velocity is because of acceleration and change in the position vector is because of the velocity। ठीक है जी। अब बात जो कहने वाला हूं कि आप ऐसे समझो, इस पॉइंट को देखो, इंस्टेंटेनियस चेंज इन द पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग अगर बुक्स में पढ़ते हैं, आप देखते हो क्लासेस में, आप कहीं भी क्वेश्चन करते हो, तो यू विल बेयरली गोना यूज दिस रिलेशन, आप इसको यूज नहीं करते हो। यू शुड बी राइटिंग, आप जो लिखते हो वो होता है ds अपॉन dt बच्चों। अब कहानी समझ में आ रहा है कि कहां से मेरे को मिला ds और dt फ्रॉम dr अपॉन dt? वो इस बात से समझ में आता है कि पोजीशन वेक्टर जो है इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है फॉर अ स्मॉल टाइम। अगर इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds है तो वो उसके चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर के इक्वल होता है, व्हिच मींस writing v is equals to dr upon dt could also be written as v is equals to ds upon dt, और इसी को हम आगे चलकर यूज करेंगे हमारे के कहानियों में। ये बात सबको समझ में आ रही है? रिलेशन बिटवीन द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इंस्टेंटेनियस। तो छोटे से टाइम के लिए फॉर इंस्टेंटेनियस चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू चेंज इन द और इज इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट। कहानी क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अगर हम थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस को लेकर आगे बढ़े और किसी बड़े टाइम के लिए ले लें फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एवरेज, है ना। तो एवरेज समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए हेडिंग डालिए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब हम बात करेंगे, और एवरेज एक्सेलरेशन का भी हम लोग बात करेंगे। तो कुल मिला के हम अभी थोड़ा सा एवरेज की तरफ जा रहे हैं बच्चे ना। तो एवरेज निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, सम टोटल, है ना। सम टोटल बाय द, इसको भी मैं इरेज कर ही दूं, है ना, सम टोटल बाय द टोटल टाइम, है ना। तो दैट इज द एवरेज। और इन केस हम स्पीड में देखते हैं तो सम टोटल ऑफ डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम, है ना। तो पहला जो कहानी हम स्टार्ट करेंगे बच्चों वो हो गया नंबर 1, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, रीजन बीइंग इससे बेसिक बात आपने पढ़ रखा होगा, तो समय को थोड़ा सा जल्दी बचाते हैं ना, और थोड़ा फास्ट किया जाए, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड को हम कैसे लिख सकते हैं? इन जनरल किसी भी एवरेज को लिखने के लिए सम करना पड़ता है ना, तो सम के लिए क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन का यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं एवरेज स्पीड, और अच्छा आपने स्टार्टिंग में देखा होगा दिस इज वेलोसिटी, इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखेंगे स्पीड। ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए ना। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एज स्पीड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी अगर हम ले लें, है ना जी, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, dt कर दें, तो क्या मिल गया मेरे को? डिस्टेंस मिल जाएगा जी। और इसको हम इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम टाइम t इज इक्वल्स टू 0 टू एनी टाइम t, ये मेरे को टोटल डिस्टेंस मिल गया अपॉन द टोटल टाइम। क्या हो गया बच्चों? dt का इंटीग्रेशन 0 टू t। ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड लिखने का फंडामेंटल तरीका, करेक्ट है ना। और इसी को हम लोग स्केलर टाइम में देखेंगे, एवरेज स्पीड जो देखेंगे हम लोग, उस फॉर्मूले जो यूज करेंगे वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम। ये हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज के लिए, और वही हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब इसका यूज कहां करेंगे? जहां पे कुछ भी मेरे को ऐसा कुछ दे रखा होगा, वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मान लो कि t स्क्वायर प्लस 2t दे रखा है प्लस 1, ऐसा कुछ दे रखा है, उस केस में हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे।
करेक्ट है जी। कोई मेरे से पूछ दिया फॉर दिस क्वेश्चन, यू नो, फाइंड द एवरेज स्पीड, है ना, तो हम बस इसी को फॉर टाइम t इज इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड्स, तो बस क्या पे वैल्यू पुट पार्ट करके कहानी खत्म कर देंगे। इंटीग्रेशन तो आपने सीख रखा होगा, t2 स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 का लिमिट डाल देंगे, कहां से कहां, 0 to 2, बस वही 2 सेकंड डिवाइड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एवरेज वेलोसिटी। दूसरा जो हमारा कहानी है वो हो गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अब इसको लिखने का बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट देखोगे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, v dt, है ना, 0 to t लगा दोगे बच्चों आप लोगों को, नीचे क्या हो जाएगा dt, करेक्ट है ना, 0 to t लगा दोगे। v dt क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हो गया, ये हो गया आपका वेलोसिटी। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से, होगा आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, और डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करके टोटल को डिवाइड कर दोगे टाइम से, आपको एवरेज वेलोसिटी दे देगा। Likewise, the last one that I want to tell you is average acceleration. एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है ना, तो इसको क्या करेंगे हम जी, टोटल निकाल लो। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपको, a dt लगा दो ऐसे, 0 to t कर दो, और नीचे क्या हो जाएगा आपका dt, है ना जी, ये कहानी खत्म है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 to t, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप dv 0 to, क्योंकि a dt क्या हो गया, dv हो गया, 0 to v लगा दोगे, u to v लगा दोगे अपॉन dt हो जाएगा, है ना, 0 to t, ये आपका हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। तो कुल मिलाकर कहानी हमारा ही बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है। अब हम जाएंगे एक और मोशन की तरफ, जिसको हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन को पर्टिकुलर केस की तरफ जाएंगे, जिसको बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बिफोर आई जंप इनटू दैट, लेट मी टेल यू समथिंग। एक सपोज ऐसा बॉडी मूव कर रहा है ना, तो इस पॉइंट पे आप बॉडी के पास देखोगे, वेलोसिटी देखो कि अगर ऐसा दे रखा है, इफ द वेलोसिटी इज इन हियर, ओवर हियर, है ना, नाउ यू कैन सी दैट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट हैव चेंज्ड। वेलोसिटी ऐसा कुछ हो गया, राइट। नाउ द चेंज इन वेलोसिटी कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन। कुछ फोर्स लग रहा होगा, है ना, बिना फोर्स के तो अगर मैं इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अ बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन द मोशन और इन द स्ट्रेट लाइन और टू बी इन द रेस्ट इफ देयर इज नो फोर्स अप्लाइड ऑन दैट। ये भाई साहब स्ट्रेट लाइन तो जा नहीं रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन जाना होता तो ये बॉडी कुछ ऐसा चला जाता, करेक्ट है जी, ऐसा चला जाता, बट वो गया नहीं, वो ऐसे मुड़ गया। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो एक फोर्स तो इस पर लग रहा होगा जो कि है हमारे ऐसे पॉइंट की तरफ, जो कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि भैया ये पॉइंट इस कर्व का सेंटर है, इस इंस्टेंटेनियस कर्व का वो सेंटर है। समझ रहे हो ना, इसको आप कर्व मान सकते हो ना, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, है ना। आप ऐसे देखो, एक कर्व है, एक इंस्टेंटेनियस कर्व है, उसका एक हाइपोथेटिकल सेंटर है। समझ में आ रहा है बात को, है ना। तो एक फोर्स तो आपको लगेगा इस तरफ लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि तभी ये जो बॉडी का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ कर्व के अलोंग चेंज होगा, कर्व के टेंजेंशियल, यू नो, चेंज होगा। इसको हम सर्कुलर मोशन और डिटेल में पढ़ेंगे। एक फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल फोर्स बोलो, रेडियल फोर्स बोलो, आपकी जो मर्जी वो बोलो ना। तो दिस कुड आल्सो बी कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। अरे भैया हट जाओ, है ना। दिस समटाइम कुड आल्सो बी कॉल्ड एज अ रेडियल फोर्स, तो विच इज गोइंग टू क्रिएट सम एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, है ना, ऐसा कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, और उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे बच्चों नॉर्मल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरफ देख लो, एक फोर्स, अगर सपोज कि इसका स्पीड चेंज हो रहा हो, इस बॉडी का स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, इसका क्लियर कट मीनिंग है कि एक फोर्स तो आपको टेंजेंशियल लग रहा होगा, व्हिच इज नथिंग बट गोना क्रिएट सम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को जन्म देगा ये वाला फोर्स, राइट है जी। अगर बॉडी को स्ट्रेट लाइन में जाना है, देन दिस फोर्स हैज टू बी जीरो। समझ में आता रही है, अगर बॉडी को स्ट्रेट लाइन में जाना है तो ये वाला जो फोर्स है, रेडियल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसको जीरो होना है, करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बॉडी हमारा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, और यही केस अगर ये वाला पार्ट जीरो हो गया, अगर दिस फोर्स बिकम जीरो, तो बॉडी हमारा एक सर्कुलर पाथ में कंटिन्यू करेगा अपने मोशन को। तो दैट इज द कंडीशन फॉर द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या चाहिए अपन को, टेंजेंशियल फोर्स शुड बी जीरो। अगर ऐसे बातें आपको समझ में आ रही है तो कहानी बहुत ही क्लियर आगे हो जाएगा। तो आप कुल मिलाकर समझ रहे हो कि अगर हमको बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में चाहिए तो मेरे को ये वाला फोर्स जीरो चाहिए। आई शुड ओनली हैव द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन। और एक मजे की बात आपको ये भी समझ में आनी चाहिए कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट हो सकता है, बट जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी के हमेशा डायरेक्शन में होता है। अगर ऐसा ना हो तो बॉडी का फिर तो मोशन होना पॉसिबल नहीं है।
अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही बॉडी का इंस्टेंटेनियस, आई एम यूजिंग द वर्ड इंस्टेंटेनियस, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है बेस्ड अपॉन द फोर्स अप्लाइड। अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, अब बॉडी आगे जा रहा है, तो कुछ टाइम के बाद वो बॉडी रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा और वापस आना चालू हो जाएगा। अब बात समझ रहे हो ना? तो कुल मिलाकर कहानी यही है बच्चों, फॉर द बॉडी टू बी इन स्ट्रेट लाइन मोशन आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 होना चाहिए और बॉडी का जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए ना। तो कहानी ये भी है कि इंस्टेंटेनियस इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना, इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये हो गया हमारा कहानी का थोड़ा सा चर्चा कि स्ट्रेट लाइन मोशन कब होगा। तो अब हेडिंग डालिए फटाफट, स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन इन वन डायमेंशन। ये हमने बेसिक बातें की थी, अब हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे वन डायमेंशनल मोशन को लेकर, है ना। लेट्स बी मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स वन डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वी कैन बी मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और गुड बच्चों, तो एक काम करते हैं, मोशन स्ट्रेट लाइन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और उसको हम लोग फिर से वहां से कहानी को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। तो let us meet in the next video lesson where I'm going to teach you the motion in straight line, उसके सारे डेरिवेशंस ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन उस पर चर्चा करेंगे और कैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में रिलेटेड है, उनका डायरेक्शन में क्या रिश्ता है, हम उन सारी बातों को करेंगे। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे बिफोर वी जंप इनटू द मोशन ऑफ द 2D, और रिलेटिव मोशन के जाने से पहले हम लोग कुछ बातें मोशन इन 1D में करेंगे। एवरेज स्पीड पे क्वेश्चंस करेंगे, एवरेज वेलोसिटी पे भी क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको करने होंगे। याद रखिए, अगर आप क्लास 11th में सक्सीड करना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आप 11th में बहुत मेहनत करो, बहुत सारे प्रैक्टिस करो, बहुत सारे प्रैक्टिस करो। टारगेट बनाओ कि एक दिन में कम से कम 30 to 40 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। एस.सी. वर्मा को लगाओ, इस बुक को लगाओ, आपको जो भी मॉड्यूल्स मिलते हैं उसको लगाओ, क्वेश्चन जहां से मिल जाए उसको लगाते रहो। तो कुल मिलाकर 30 to 40 क्वेश्चन आप करो एवरी डे फ्रॉम द टॉपिक। अगर मान लो कि आपको लगता है कि नहीं मेरे को समझ में आ गया है चीज और मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम उसी कॉन्सेप्ट से आएंगे ना, तो मे बी यू गेट स्टक, है ना। तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स में जितना क्वेश्चन आप करोगे उतना ही ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो इंश्योर दैट यू डू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? ऑल गुड, चलो टिल देन आई एम गोना सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नए वीडियो मिलते हैं, तब तक आप पढ़ाई लिखाई करो और मजे करो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।